हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आखिर इस्लामिक आतंकवाद पर मार्को रूबियो ने क्या दिया बयान, जिस पर भारत ने जताई आपत्ति। अमेरिका में 67 देशों की बैठक में छिड़ी बहुत बड़ी बहस दोस्तों। तो वहीं ना अपील, ना दलील, ना वकील। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का महाडिपोर्टेशन अभियान, निशाने पर 18,000 भारतीय दोस्तों। तो वहीं मौजूदा खामेनेई को लेकर बहुत बड़ा और नया दावा, ईरान में नहीं है मौजूदा खामेनेई। पश्चिम एशिया में बढ़ा दी हलचल, आखिर सुप्रीम लीडर ने कहां बनाया अपना नया ठिकाना, जिसके बाद दोस्तों बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान से बताएंगे मौजूदा खामेनेई के गुमशुदगी से ईरान में तेज हुई तख्ता पलट की आहट। संघर्षों के बीच क्यों अलग थलग पड़ गया तेहरान, क्या इसमें ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेरी की तो नहीं है कोई बहुत बड़ी चाल? क्या मिला लिया इन्होंने अमेरिका के साथ हाथ? दोस्तों बताएंगे बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर। वाकई में आप सुनते ही जाएंगे चौंक दोस्तों। उधर क्या गिरफ्तार होंगे नेतन्याहू? यूनाइटेड समिट में इजरायली पीएम के आने से पहले कानूनी मंथन में जुटे ममदानी दोस्तों। क्या न्यूयॉर्क पहुंचते ही उनको कर लिया जाएगा गिरफ्तार? क्या है सबसे बड़ी खबर? वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने ऐसा क्यों कहा कि कोई भी इजरायली नागरिक अगर मिला तो उसको देश से बाहर कर देंगे। वहीं आपको बताएंगे छावनी में तब्दील हुई पूरी दिल्ली। 15 जोन, 5,000 जवान और अस्पतालों से लेकर मेट्रो तक भारी अलर्ट दोस्तों। बताएंगे क्या है बहुत बड़ी खबर। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी अपडेट आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत वो देश है जो आगे से किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई बार बार परेशान करे तो फिर छोड़ता भी नहीं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रणनीति पर अमेरिका में 67 देशों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान एक बार फिर आतंकवाद को लेकर मतभेद सामने आए हैं। आपको बता दें कि वॉशिंगटन में हुई बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने किया। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि वामपंथी आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जिहादी आतंकवाद का खतरा अब पहले से काफी कम हो गया है। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान पर भारत ने तुरंत अपनी आपत्ति दर्ज कराई। भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी के पक्ष में नहीं है। भारत लंबे समय से आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करता रहा है और इन चुनौतियों से निपटने का उसके पास व्यापक अनुभव भी है। उन्होंने विशेष रूप से नक्सलवाद के खिलाफ भारत की रणनीति को लेकर कहा है कि किसी भी प्रकार की हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए। जानकारी के अनुसार दोस्तों अमेरिका में आयोजित इस बहुपक्षीय सम्मेलन, बोले तो मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने आतंकवाद, चरमपंथ, सीमा पार हिंसा और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसी दौरान मार्को रूबियो ने अपने संबोधन में इस्लामिक टेररिज्म शब्द का भी इस्तेमाल किया। जी हां, भारतीय पक्ष ने इस दौरान सीमा पार आतंकवाद को लेकर अपनी चिंता भी खुलकर जाहिर की है। क्वात्रा ने कहा है कि ऐसे आतंकी नेटवर्क जिन्हें दूसरे देशों से संरक्षण, आर्थिक मदद या सुरक्षित ठिकाने मिलते हैं, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तभी प्रभावी हो सकती है जब सभी देश मिलकर एक समान नीति अपनाएं। भारत ने बैठक में ये भी कहा कि आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए सभी देशों को एक समान और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। भारत ने कहा कि किसी भी आतंकी संगठन या हिंसक विचारधारा का मूल्यांकन उसके काम और गतिविधियों के आधार पर होना चाहिए। बता दें कि भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यही रुख अपनाता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए। बैठक में शामिल देशों के बीच आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान, ऑनलाइन कट्टरपंथ पर नियंत्रण और सीमा पार आतंकी नेटवर्क पर सख्ती जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कई देशों ने तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल और सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहे उग्रवाद यानी एक्ट्रीमिज्म को नई चुनौती बताया और इसके
के खिलाफ साझा रणनीति बनाने पर जोर दिया। दोस्तों, अमेरिका में आतंकवाद और उग्रवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 67 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जहां भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा जी ने सम्मेलन में भारत का पक्ष मजबूती से रखा। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों से एक बताया। यानी भारत ने भी मार्को रूबियो के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई दोस्तों, और तरीके से तगड़ा जवाब दिया, जिसने इस जानकारी को और महत्वपूर्ण बना दिया। जहां पर 67 देशों के बीच में बैठकर भारत ने बता दिया कि अमेरिका का प्रतिनिधि होने के बावजूद भी हम किसी की जी हजूरी नहीं करते। जो चीज गलत है और जो सही है वो सही है। मक्खन लगाना भारत को नहीं आता, क्योंकि भारत को कोई आवश्यकता भी नहीं है मक्खन लगाने की। यह आवश्यकताएं उनको होती हैं जो दूसरे देश के भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि अपना भारत आज आत्मनिर्भर भारत बना हुआ है और हर किसी को तरीके से जवाब देने के लायक बन चुका है। इस मुद्दे पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां एक तरफ आतंकवाद के मुद्दे पर मार्को रूबियो को दिया भारत ने करारा जवाब, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने चली बहुत बड़ी चाल। ना अपील, ना दलील, ना वकील की आवश्यकता। महा डिपोर्टेशन अभियान में निशाने पर 18,000 भारतीय लोग। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को देश से बाहर निकालने यानी डिपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इस सख्त नीति की वजह से अमेरिका में बिना कानूनी दस्तावेजों के रह रहे करीब 18,000 भारतीय सीधे निशाने पर आ गए हैं दोस्तों। इस नए अभियान के तहत अमेरिकी जांच एजेंसी इमिग्रेशन कस्टम्स एंड एनफोर्समेंट बोले तो ICE की टीमें लगातार छापे मार रही है। इसमें सबसे जरूरी और सबसे अहम बात तो यह है कि इस बार नियम इतने ज्यादा सख्त हैं कि पकड़े गए प्रवासियों को कोर्ट में अपील करने का मौका तक नहीं मिल रहा है। अपनी बात रखने यानी दलील देने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि वकील करने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। पकड़े गए लोगों को सीधे डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, जहां से प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस बार प्रवासियों को वापस भेजने के लिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। प्रवासियों को रखने के लिए टेक्सास के एल पासो और कैलिफोर्निया में बड़े बड़े वेयर हाउस खरीदे गए हैं। इन सेंटर्स को बनाने में करीब 16,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जहां फिलहाल 12,000 से भी ज्यादा प्रवासियों को रखा जा रहा है दोस्तों। इतना ही नहीं, वहीं आपको बता दे कैसे लगातार भारत को धोखा दे रहा है अमेरिका, या फिर जानबूझकर कर रहा है बहुत बड़ा खेला, बता दें। अमेरिका जिस ड्रोन को भारत को बेच रहा उसे ईरान ने फिर मार गिराया दोस्तों। MQ-9 रिपर को लेकर बढ़ी चिंता। दरअसल ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बोले तो IRGC ने रविवार को दावा किया कि उसने ईरान के अहवाज इलाके में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। ये वही ड्रोन है जिसको लेकर भारत और अमेरिका में समझौता हुआ है। भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9 ड्रोन की खरीद के लिए 32,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार IRGC की एरोस्पेस फोर्स की ओर से चलाए जा रहे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली के तहत इस MQ-9 ड्रोन को गिराया। यह दावा ऐसे समय आया है जब ईरान पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई जारी रखे हुए है। दोस्तों, ये वाली जानकारी हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ईरान ने इसको मार गिराया, बल्कि इसलिए बता रहे हैं कि यही सेम ड्रोन अपना भारत भी अमेरिका से खरीद रहा है दोस्तों। ऐसे में यह जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या भारत इसको खरीदकर सही डायरेक्शन में जा रहा है। दोस्तों, आखिर भारत क्यों खरीद रहा है ये MQ-9 ड्रोन, बता दें। भारत अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को अपनी निगरानी क्षमता को मजबूत करने के लिए खरीद रहा है। इस डील के तहत अमेरिका से 31 MQ-9 ड्रोन खरीदे जाने हैं। इनमें से 15 ड्रोन भारतीय थल सेना को और 8 ड्रोन वायुसेना और नौसेना को दिए जाएंगे। MQ-9 ड्रोन हवा में 40 घंटे तक उड़ सकते हैं और 40,000 फीट की ऊंचाई से सटीक निगरानी व हमले कर सकते हैं। इस डील के तहत 31 में से 21 ड्रोन भारत में ही असेंबल किए जाएंगे। इस ड्रोन को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स भारत में ही एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल बोले तो MRO सुविधा केंद्र भी स्थापित करेगी। अब ऐसे में जब ईरान दोस्तों इस ड्रोन को गिरा पा रहा है, वो भी नॉर्मल से छोटे से अटैक से, तो आप ही सोचिए दोस्तों, क्या भारत को इस ड्रोन को खरीदना चाहिए या फिर समय रहते इसको लेकर मना कर देना चाहिए? क्या है आपकी राय दोस्तों? भारत को आगे बढ़ाने में कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिक्वेस्ट है, सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक के बटन को नहीं प्रेस किया है तो जल्द से जल्द दबा दीजिएगा दोस्तों। आपके लिए तो सेकंड भी नहीं लगेगा, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, ईरान से बहुत बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी और दावा सामने आ रहा है। दरअसल
अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के बाद ईरान के भीतर राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आ गया है। राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गलीबाफ पर अब ईरान के कट्टरपंथी धड़े सॉफ्ट कूप यानी बिना हथियारों के सत्ता पलट करने का आरोप लगा रहे हैं। कट्टरपंथियों का कहना है कि इन नेताओं ने अमेरिका से समझौता करके ईरान के सिद्धांतों से समझौता किया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह तेहरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनी के अंतिम संस्कार के दौरान ये नाराजगी खुलकर दिखाई दी। राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान जब खामेनी के ताबूत के साथ चल रहे थे तब काले कपड़े पहने कुछ लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लगाए। वहीं अंतिम संस्कार स्थल से कुछ दूरी पर विदेश मंत्री अब्बास अरागची पर पत्थर फेंके गए और उन्हें देश बेचने वाला गद्दार तक कहा गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उनको वहां से भागना पड़ा। कट्टरपंथियों ने गंभीर आरोप लगा दिया है कि अमेरिका के सामने ये सरकार झुक गई है। दोस्तों, दरअसल सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार कट्टरपंथी गुटों का मानना है कि अली खामेनी की हत्या का बदला लेने के बजाय सरकार ने अमेरिका के सामने झुककर समझौता कर लिया है। उनका कहना है कि ये समझौता नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनी के आदेशों के खिलाफ लिया गया। मोजतबा खामेनी अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। उन्होंने ना तो देश को संबोधित किया है और ना ही खुलकर अपनी सत्ता का प्रदर्शन किया है, जबकि उनके नाम पर सरकार बातचीत भी कर रही है और देश भी चला रही है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के एक न्यूज आउटलेट ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनी खुद तेहरान में मौजूद भी नहीं है। सऊदी अरब के एक मीडिया संस्थान ने कल ही यानी रविवार 19 जुलाई को एक इजरायली रिपोर्ट के हवाले से यह बहुत बड़ा दावा किया। दोस्तों, सऊदी समाचार आउटलेट अल हदाथ ने इजरायली रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि ईरान के अंदरूनी मतभेद काफी गहरे हो चुके हैं और आईआरजीसी के अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं इजरायली सूत्रों का कहना है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि इजरायल ईरान के खिलाफ जवाबी हमले में हिस्सा ले, भले ही तेहरान इजरायली इलाके पर हमला करे। इसके अलावा दावा किया गया है कि मोजतबा खामेनी ईरान में मौजूद नहीं है। हालांकि सामने आए इस दावे पर ईरान की सरकार या वहां के किसी अधिकारी की ओर से कोई स्पष्टीकरण भी सामने नहीं आया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि मोजतबा खामेनी कुछ समय पहले ही ईरान छोड़ चुके थे और वो तेहरान या किसी अन्य ज्ञात सरकारी ठिकाने पर नहीं है। वहीं शुरुआती दिनों में यह भी कहा जा रहा था कि मोजतबा खामेनी की भी अमेरिकी इजरायली हमलों में मौत हो चुकी है। हालांकि बाद में फिर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया था कि मोजतबा गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। मोजतबा की तरफ से बयान अक्सर सामने आते रहे हैं, लेकिन अली खामेनी की मौत के बाद से किसी भी सार्वजनिक समारोह या जगह पर उनकी स्थिति दर्ज नहीं की गई है। इन सब के बीच अब मोजतबा को लेकर ये नया दावा सामने आया है दोस्तों कि वो ईरान छोड़ चुके हैं और वो किसी दूसरे देश में छुपे हुए हैं। क्योंकि जब किसी को यही नहीं पता कि वो सच में एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं, तो कोई कुछ भी कहे हर दावे को मान लिया जाना चाहिए। या यूं समझ लीजिए कि मजबूरी हो चुकी है। मोजतबा खामेनी को लेकर कोई भी दावा किया जाए तो उसको मानना ही पड़ता है। या तो आप यूं कह सकते हैं कि मोजतबा खामेनी जिंदा ही नहीं और उनके नाम से एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों, कट्टरपंथियों का गंभीर आरोप है कि मोजतबा खामेनी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर ईरान की मौजूदा सरकार अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है। उनका दावा है कि वे संसद को कमजोर करना चाहती है। मोजतबा खामेनी के लगातार सार्वजनिक रूप से सामने न आने के कारण राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची युद्ध के बाद ईरान के सबसे प्रमुख चेहरे बन गए हैं। कट्टरपंथियों की नाराजगी की एक बहुत बड़ी वजह यही है। दोस्तों, ईरान में युद्ध के दौरान राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही थी, लेकिन अली खामेनी के अंतिम संस्कार में कट्टरपंथी गुटों का दबदबा साफ दिखाई दिया। रिपोर्टों के मुताबिक कट्टरपंथी गुटों ने इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ फिर से युद्ध छेड़ने की मांग उठाने और ट्रंप सरकार के साथ हुए किसी भी समझौते को पूरी तरह खारिज करने के लिए किया। इतना ही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति को खुलेआम कट्टरपंथी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कट्टरपंथी नेता अमेरिका से समझौता करने वाले अधिकारियों पर लगातार हमला बोल रहे हैं। ईरानी शासन से जुड़े धार्मिक गायक मोहम्मद अली बख्शी ने एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान को खुलेआम धमकी दी थी और कहा था कि राष्ट्रपति महोदय, अगर सुप्रीम लीडर की शर्तें पूरी नहीं हुई तो हमारी तलवार होगी और आपका गला होगा। हम आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे। वही कट्टरपंथियों के निशाने पर सिर्फ राष्ट्रपति या फिर विदेश
मंत्री ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ बातचीत करने वाले मुख्य वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ भी उनके निशाने पर हैं। गालिबाफ पहले रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स में कमांडर रह चुके हैं और लंबे समय से ईरान की राजनीति में सक्रिय हैं। यानी अगर कट्टरपंथियों की बात को देखें तो वो एक बार फिर दोबारा से अमेरिका से बदला लेना चाहते हैं। वो अमेरिका से जंग चाहते हैं। उनको लगता है कि ईरान का बहुत नुकसान किया है अमेरिका ने, और जो ईरान की अब की सरकार है वो बड़ी ही सॉफ्ट रिएक्शन अपनाती दिखाई दे रही है और उनको लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका के साथ समझौता कर लेगी ईरान की सरकार। इसीलिए अब कट्टरपंथी आग बबूला होते हुए दोस्तों अमेरिका से बदला लेने की मांग कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हमको बदला लेना ही है अमेरिका से, चाहे कुछ भी हो जाए। बस यही एक्शन रिएक्शन का पूरा गेम दिखाई दे रहा है दोस्तों ईरान में। और अब कट्टरपंथी लगातार तख्ता पलटने की बात कहते नजर आ रहे हैं कि ये तीनों मिलकर ईरान में तख्ता पलटना चाह रहे हैं, अमेरिका की बात मानना चाह रहे हैं, अमेरिका के सामने झुक रहे। बाकी रियलिटी क्या है दोस्तों ये तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। आपकी क्या इस मुद्दे पर निजी राय अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो करने लगे लेबनान की तारीफ। इजराइल ने दी ईरान को चेतावनी। जी हाँ, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को वॉशिंगटन में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन से मुलाकात की। उन्होंने लेबनान इजराइल बातचीत के ताजा दौर के बाद शांति की दिशा में बढ़ने के लिए लेबनान की तारीफ की। 2009 में बराक ओबामा द्वारा मिशेल सुलेमान का स्वागत किए जाने के बाद से लेबनान के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अमेरिकी राजधानी की पहली यात्रा थी। आउन और रूबियो ने विदेश विभाग में बातचीत की और लेबनानी अधिकारियों ने बताया कि आउन मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। बातचीत के बाद विदेश विभाग ने कहा कि रूबियो ने लेबनान सरकार की लेबनान की संप्रभुता को बहाल करने, हिजबुल्लाह को निहत्था करने और उसके आतंकवादी ढांचे को खत्म करने और शांति की दिशा में बढ़ने के दृढ़ प्रयासों की सराहना की। तो वहीं इजराइल ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी कि अगर ईरान ने हम पर अटैक करने का प्रयास किया तो उनका देश उसका जोरदार जवाब देगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिकी सैनिकों पर हमले के बाद यूएई का सबसे बड़ा और कड़ा एक्शन, ईरानी सैन्य ठिकानों पर किए हमले। जी हाँ, रिपोर्ट में बड़ा दावा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात बोले तो यूएई ने कथित तौर पर ईरानी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमलों के जवाब में की गई बताई जा रही है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही यूएई या अमेरिकी अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से हमले का विस्तृत विवरण जारी किया हो। सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएई ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरानी लक्ष्यों पर जवाबी कार्रवाई की है। इन रिपोर्टों में कहा गया है कि यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने और अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमलों का जवाब देने के उद्देश्य से उठाया गया। लेकिन दोस्तों वहीं अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि यूएई जैसे देशों पर मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। जी हां, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी WSJ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने सऊदी अरब और ओमान को संकेत दिया है कि वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को बड़े पैमाने पर निशाना बनाने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटे के भीतर यूएई पर मिसाइली हमले की आशंका जताई गई है। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल इस दावे पर ईरान या यूएई की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है दोस्तों। इतना ही नहीं, वहीं आपको बता दें तेहरान ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के दर खोबिन परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हमला किया है। दोस्तों, ईरान की परमाणु एजेंसी का कहना है कि अमेरिका ने दर खोबिन परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थल पर हमला किया। स्थानीय मीडिया के अनुसार ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा है कि खुजेस्तान प्रांत में निर्माणाधीन दर खोबिन परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थल पर कई मिसाइलें गिरी हैं। एजेंसी ने स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 3:39 बजे हुए अमेरिकी हमले की निंदा की। इस संयंत्र का निर्माण कार्य 2022 में शुरू हुआ था। जी हाँ, तो वहीं अमेरिका ने दुनिया भर में खतरे का अलर्ट किया जारी, अपने नागरिकों को दी खास चेतावनी। कहा हर कदम पर फूंक फूंक कर अपने पैर रखें। जी हां, अमेरिकी विदेश मंत्रालय यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने दुनिया भर में बढ़ते सुरक्षा जोखिमों और मौजूदा वैश्विक घटनाक्रम को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए वर्ल्ड वाइड काउशन यानी वैश्विक सुरक्षा चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने विदेशों में रह रहे और यात्रा कर रहे अमेरिकी नागरिकों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने, स्थानीय परिस्थितियों पर नजर रखने और सुरक्षा संबंधित सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न देशों, विभिन्न क्षेत्रों में जारी संघर्ष, आतंकवादी गतिविधियों की आशंकाएं, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा संबंधित घटनाओं को देखते हुए अमेरिकी नागरिकों को अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों
अमेरिका ईरान के बीच बढ़ा तनाव तो भारतीय नागरिकों के लिए सरकार ने जारी कर दी एडवाइजरी। पश्चिम एशिया में सुरक्षा बलों के बदलते हालातों के बीच ईरान में हाल के दिनों में अस्थिरता और संघर्ष के बीच हमलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। जमीनी स्तर पर पैदा हुए इस गंभीर सुरक्षा संकट को देखते हुए तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने वहां जाने की योजना बना रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक नई और संशोधित सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। इस आधिकारिक चेतावनी में दूतावास ने सभी भारतीयों को सुरक्षा माहौल सुधरने तक अत्यधिक सतर्कता बरतने और सावधानी का हर संभव उपाय करने की हिदायत दी है। इस नई गाइडलाइन में विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास ने मुख्य रूप से दो पहलुओं पर जोर दिया है। पहली हिदायत उन लोगों के लिए है जो किसी भी काम या उद्देश्य से ईरान जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें सुरक्षा स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक अपनी यात्रा को फिलहाल के लिए टालने को कहा गया है। वहीं जो भारतीय नागरिक वर्तमान में पहले से ईरान में मौजूद है, उन्हें दूतावास ने सलाह दी है कि वे बिना किसी देरी के उपलब्ध कमर्शियल उड़ानों का उपयोग करें और अस्थायी रूप से देश से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार करें। जी हां दोस्तों, उधर बता दें, इमरान खान की बहन ने प्रधानमंत्री मोदी जी और पाकिस्तानी आर्मी के लिए ऐसा क्या कह दिया कि मच गया बवाल। कैसे इमरान खान की बहन ने खोली मुनीर की पोल, मिर्ची पाकिस्तान सरकार को लगी, कर दी ये बड़ी हरकत। दोस्तों बता दें, पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान संघर्ष पर पूर्व पीएम इमरान खान की बहन के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान की एंटी साइबर क्राइम ब्रांच ने इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी को समन जारी किया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। नियाजी ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई मिलिट्री लड़ाई पाकिस्तान की सैन्य लीडरशिप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच मिली भगत का नतीजा थी और इसे पाकिस्तानी सेना की इमेज सुधारने के लिए रचा गया था। उन पर सोशल मीडिया पर सरकारी संस्थाओं को बदनाम करने और फेक नैरेटिव फैलाने के लिए झूठा, आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट फैलाने का आरोप लगा है। पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शनिवार को समन जारी किया, जिसमें नियाजी को सोमवार को इस्लामाबाद ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया। नोटिस में कहा गया कि आप सरकारी संस्थाओं को बदनाम करने और झूठी बातें फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठा, आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट फैलाते पाई गई है। पीटीआई के मुताबिक इंटरव्यू में नियाजी ने पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले से शुरू हुए 4 दिन के सशस्त्र संघर्ष में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के जवाब को कम आंका। उन्होंने बिना सबूत दिए दावा किया कि भारत ने संघर्ष को बढ़ाने से इसलिए परहेज किया क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने की ओर बढ़ रहा था और इस घटना का मकसद इस्लामाबाद को अब्राहम समझौते में शामिल होने में मदद करना था। दोस्तों, यानी अब ऐसे में इमरान खान की बहन नहीं खोल दी शहबाज शरीफ की पोल, साथ में पाकिस्तान सरकार को लगा दी मिर्ची। दोस्तों उधर बता दें, बलूचिस्तान में आखिर क्यों लापता होने लगे छात्र। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का शहबाज सरकार पर फूटा गुस्सा, जड़े गए कई गंभीर आरोप से। जी हां, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में छात्रों और युवाओं के लापता होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। इस पूरे मामले पर बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता सम्मीदीन बलूच ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने इन घटनाओं को अमानवीय नीति करार दिया। दरअसल सम्मीदीन बलूच ने आरोप लगाया है कि हाल के दिनों में कई छात्रों और युवाओं को उनके घरों, हॉस्टल और कॉलेजों से उठाया गया है। उनका कहना है कि इनमें से कई लोग शांतिपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं जो लापता हो रहे हैं। उनका दावा है कि इस प्रकार की घटनाएं देखकर इलाके में डर का माहौल पैदा हो चुका है। साथ में अब इन लोगों ने दोस्तों मानवाधिकार संगठनों से मदद की गुहार लगाई है, साथ में निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई है। दोस्तों क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, वहीं आपको बता दें। क्या गिरफ्तार हो जाएंगे नेतन्याहू। यूनाइटेड समिट में इजरायली पीएम के आने से पहले कानूनी मंथन में जुटे ममदानी। दोस्तों बता दें ये क्या है खबर। दरअसल अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के गलियारों में इस समय न्यूयॉर्क से उठी एक आवाज ने हलचल मचा दी है, या यूं कहे कि बवंडर ला दिया है। दोस्तों न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में भाग लेने आ रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की संभावित गिरफ्तारी के कानूनी वैकल्पों का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दी हेग यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होना चाहिए। वे एक युद्ध अपराधी हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा आरोप लगाए गए हैं। ये केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि गजा में जारी मानवीय त्रासदी से आहत दुनिया के एक बड़े हिस्से की अंतरात्मा की आवाज है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योब गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इन नेताओं पर गजा में युद्ध के एक तरीके के रूप में भुखमरी का इस्तेमाल करने, भोजन, पानी, ईंधन और दवाओं जैसी आवश्यक
आवश्यक चुनौतियों, वस्तुओं की आपूर्ति को व्यवस्थित तरीके से रोकने और नागरिकों पर जानबूझकर हमले करने जैसे गंभीर आरोप हैं। ममदानी ने अपनी मंशा साफ करते हुए कहा है कि वे न्यूयॉर्क शहर के कानून विभाग के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि ये जाना जा सके कि उनके पास एक विदेशी नेता को हिरासत में लेने का कितना अधिकार है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क शहर में कानून मुझे जो भी कुछ करने की अनुमति देगा हम वही करेंगे। हालांकि कानून विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसीलिए मेयर के लिए ऐसा करना बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, यानी जटिल होगा। तो वहीं दोस्तों मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने क्यों ऐसा कहा कि कोई भी इजरायली नागरिक अगर यहाँ पर मिला तो उसे देश से बाहर कर दिया जाएगा, बता दें। फ्री मलेशिया टुडे के मुताबिक अनवर इब्राहिम का यह बयान उन दावों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि इजरायली नागरिकों ने मलेशिया के प्रांत जोहर के फॉरेस्ट सिटी में एक प्राइवेट रिहायशी कम्युनिटी में हिस्सा लिया था। न्यूज आउटलेट फ्री मलेशिया टुडे के मुताबिक मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने 15 जुलाई को कहा कि अगर उनके देश में कोई भी इजरायली नागरिक मिलता है तो सरकार उसे तुरंत देश से बाहर कर देगी। अनवर इब्राहिम ने कहा कि अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो मलेशिया कोई समझौता नहीं करेगा। संबंधित एजेंसियां पहले से ही इन दावों की जांच कर रही है। मुझे विश्वास है कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर जम्बरी अब्दुल कादिर इस मामले पर बयान जारी करेंगे। हम इसकी जांच कर रहे हैं। अगर हमें कोई भी इजरायली नागरिक मिलता है तो हम उसे तुरंत निर्वासित कर देंगे क्योंकि हम इजराइल को मान्यता नहीं देते। तो उधर आपको बता दें 15 जोन 5000 जवान और अस्पतालों से लेकर मेट्रो तक में भारी अलर्ट। सीजेपी के मार्च से पहले दिल्ली छावनी में तब्दील। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर मंतर से संसद की तरफ प्रस्तावित आज के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बेहद कड़ा और अचूक एक्शन प्लान तैयार किया है। मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह होने वाले इस प्रदर्शन और मार्च को देखते हुए पूरी नई दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए करीब 5000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को जमीन पर उतार दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच पल पल की स्थिति पर नजर रख रही है और हर घंटे की रिपोर्ट सीनियर अधिकारियों के साथ साझा की जा रही है कि जंतर मंतर पर कितनी भीड़ जुट रही है। सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने नई दिल्ली जिले को कुल 15 जोन में बांट दिया है। सोमवार सुबह 4 बजे से ही दिल्ली पुलिस का पूरा अमला अलर्ट हो गया है। दोस्तों इस बार सुरक्षा की कमान सीधे सीनियर ऑफिसर्स के हाथों में है, जहां स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारी खुद मौके पर रहकर सुपरविजन करेंगे। दोस्तों बता दें दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जमा है। कल रात से बहुत सारी भीड़ अचानक जंतर मंतर पहुंच रही है। सीजेपी के प्रदर्शन के लिए भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संसद मार्च के लिए उनकी तैयारी पूरी है। रविवार रात को जंतर मंतर का दृश्य बदला नजर आ रहा है। गर्मी और उमस के बावजूद पूरा प्रदर्शन स्थल खचाखच भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि वो संसद मार्च के लिए रविवार रात को जंतर मंतर पर ही रुकेंगे। साथ में सोने के लिए वो चादरें भी साथ लेकर आए थे। साथ में दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 जो कि पहले की धारा 144 सीआरपीसी हुआ करती थी के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जिसके बाद प्रदर्शन की जगह को छोड़कर जुलूस पर रोक लगा दिया गया है। और साथ में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कानून के तौर तरीकों का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ में मार्च की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी है। दोस्तों साथ में कहा है कि 20 जुलाई को संसद मार्च की अनुमति हम नहीं दे रहे हैं। अगर किसी ने भी कानून को तोड़ा तो बड़ा एक्शन होगा। ये बड़ी चेतावनी दी है दिल्ली पुलिस ने भी। इस मुद्दे पर आपकी क्या है निजी राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।